वेलकम टू वॉर ऑफ एस्पायरेंट्स। सोशियोलॉजी की इस एक और क्लास में आपका स्वागत है। ये क्लास बीए सेकेंड ईयर के लिए है। सोशल चेंजेस एंड सोशल कंट्रोल अर्थात सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक नियंत्रण। ये हमारा पार्ट नंबर 3 है। इससे पहले 2 पार्ट हो चुके हैं। आपने यदि नहीं देखे हैं जरूर देख लीजिएगा। उसमें कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मैंने कराए हैं मॉडल पेपर से। यदि आपको सही से समझ में नहीं आता है, आपको आसान भाषा में चीजों को समझना है, तो वो क्लासेस आपके लिए ही है। और आप जानते हैं कि ये कक्षाएं हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों ही तरह के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी हैं। मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि जो कंटेंट होगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। जो कंटेंट हिंदी में है वही सेम इंग्लिश में भी है। तो यदि आपके एग्जाम्स आने वाले हैं या आपके एग्जाम्स बिल्कुल नजदीक हैं तो ये कक्षाएं आपके लिए ही हैं। एक बार इन पर नजर डाल लीजिएगा। और वैसे भी आपको पता ही है, हमारी आदत है एग्जाम से 2 दिन पहले पढ़ने की, और जो उत्कृष्ट श्रेणी के विद्यार्थी होते हैं वो तो एग्जाम से 1 रात पहले ही पढ़ते हैं। तो फिर अब उसी हिसाब से हमें कंटेंट भी देना है कि कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उनको हम कर लें, जिससे कि हमारे मार्क्स ठीक ठाक आ जाए। तो फिर आइए आगे बढ़ते हैं और कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन को करने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार से है। क्वेश्चन में कह रहा है कि सामाजिक नियंत्रण के 2 अनौपचारिक अभिकरण स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन द 2 इनफॉर्मल एजेंसीज ऑफ सोशल कंट्रोल। तो इसमें हम सबसे पहले ये जानेंगे कि सामाजिक नियंत्रण क्या होता है, सोशल कंट्रोल क्या होता है। तो देखिए, कोई समाज अपनी सामाजिक व्यवस्था में अपने सदस्यों को किस तरह संवेदनशील बनाता है, उनको कैसे सेंसिटिव बनाता है और अपनी व्यवस्था को सदस्यों के द्वारा किस तरह मनवाता है, इसे ही सामाजिक नियंत्रण कहा जाता है। तो इससे आप क्या समझे, सामाजिक नियंत्रण से हमें क्या समझ में आया? देखिए, समाज ने एक व्यवस्था बनाई है, लेकिन उस व्यवस्था का फायदा तो तब है जब समाज के सदस्य उसको माने। तो समाज द्वारा बनाई गई व्यवस्था को समाज के सदस्यों के द्वारा किस तरह से मनवाना है, किस तरह से उसको फॉलो करवाना है, इसी को हम कहते हैं सामाजिक नियंत्रण। अगर समाज के सदस्यों पर किसी प्रकार के नियम लागू ना किए जाएं तो प्रत्येक का व्यवहार अलग अलग रहेगा। अब इस बात को आप ही सोचिए, यदि समाज के जो सदस्य हैं, जो लोग हैं, उन पर कोई नियम या कानून लागू ही ना हो तो सबका बिहेवियर अलग अलग होना है। सोशल कंट्रोल का एक छोटा सा उदाहरण तो हम परिवार से ही समझ सकते हैं। हमारा परिवार ही उसका एक सबसे छोटा सा उदाहरण है। भाई, परिवार के भी तो अपने नियम होते हैं। पेरेंट्स बच्चों को कंट्रोल करते हैं उसी के माध्यम से। जैसे पेरेंट्स ने कह दिया बच्चों को कि बिना बताए घर से बाहर नहीं जाओगे, जब भी मन करेगा दोस्तों के साथ घूमने नहीं जाओगे, पहले पढ़ाई करोगे और फिर एक निश्चित समय होगा जब आपको बाहर जाने दिया जाएगा। उसमें बच्चे माँ बाप से पूछ के जाएंगे कि बाहर जाना है कि नहीं जाना। तो ये क्या है? ये घर का एक परिवार का एक नियम है और इन नियमों के माध्यम से परिवार नियंत्रण करता है। और यदि ये नियंत्रण ना हो तो फिर बच्चों का जो मन करेगा वो उस हिसाब से कार्य करेंगे। तो परिवार तो एक छोटी सी संस्था है, समाज एक बहुत बड़ी संस्था है। तो इसलिए कहा गया है कि अगर समाज के सदस्यों पर किसी प्रकार के नियम लागू ना किया जाए तो सभी का व्यवहार अलग अलग होगा। उम्मीद है ये बात समझ में आ रही होगी। सामाजिक नियंत्रण बनाने के लिए प्रत्येक समाज प्रभावी ढंग से अलग अलग साधनों और अभिकरणों के माध्यम से नियंत्रण स्थापित करता है। सामाजिक नियंत्रण बनाना है तो हर एक समाज अलग अलग साधनों से, अलग अलग मीडियम से, अलग अलग एजेंसीज के द्वारा नियंत्रण को स्थापित करता है, कंट्रोल को एस्टेब्लिश करता है। और ये विभिन्न अभिकरण, ये विभिन्न एजेंसीज ही सामाजिक नियंत्रण के साधन कहलाते हैं। सामाजिक नियंत्रण तभी प्रभावशाली हो सकता है जब वह किसी सदस्य के व्यक्तित्व को प्रभावित करता हो, जब वो नियंत्रण समाज के सदस्यों की पर्सनैलिटी को इफेक्ट करता हो, जब उनको अंदर से लगे कि हाँ, समाज के ये कानून है, समाज के नियम है और ये हमें मानने चाहिए। तो तभी सामाजिक नियंत्रण प्रभावशाली हो सकता है। और ध्यान रखिएगा, किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व 2 तरह का हो सकता है, एक आंतरिक और एक बाह्य। यानी का मतलब पर्सनैलिटी 2 तरह की हो सकती है, एक तो इंटरनल अंदर से और एक बाहर से। यही सेम चीज यहाँ पे इंग्लिश में भी है। हाउ अ सोसाइटी सेंसिटाइज its members in its social system and how it makes its members obey its system is called social control. If no rules are imposed on the members of the society, then everyone's behavior will be different. To maintain social control, every society effectively establish control through different means and agencies. These various agencies are called means of social control. And social control can be effective only when it affects the personality of a member. The personality of a member can be of 2 types, internal and external. किसी भी व्यक्ति की पर्सनैलिटी 2 तरह की हो सकती है, अंदर से, बाहर से, इंटरनल और एक्सटर्नल। ये आगे बढ़ते हैं और आगे समझने का प्रयास करते हैं। अब क्योंकि क्वेश्चन में हमसे पूछा ही गया है कि सामाजिक नियंत्रण के अभिकरण यानी एजेंसीज ऑफ सोशल कंट्रोल क्या क्या है, तो आइए एक चार्ट के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करें। देखिए, सामाजिक नियंत्रण के साधन या हम कह सकते हैं सामाजिक नियंत्रण के अभिकरण, एजेंसीज ऑफ सोशल कंट्रोल 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं अनौपचारिक साधन जिनको हम कहते हैं इंग्लिश में इनफॉर्मल एजेंसीज, और दूसरे जो सामाजिक नियंत्रण के साधन होते हैं वो होते हैं औपचारिक साधन जिनको हम कहते हैं फॉर्मल एजेंसी। मैंने क्या बताया? सामाजिक नियंत्रण के अभिकरण या वो एजेंसीज जो सामाजिक नियंत्रण को प्रभावी करती हैं, लागू करती हैं, वो 2 तरह की हो सकती है, अनौपचारिक और औपचारिक, इनफॉर्मल और फॉर्मल। और याद रखिएगा, अभी अभी मैं आपको बता के आया हूं कि मानव का जो व्यक्तित्व होता है वो 2 तरह का होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल। उसी चीज को मैं अब यहां जोड़ूंगा। अब ये जो अनौपचारिक साधन है, ये जो इनफॉर्मल एजेंसीज है, इसमें आते हैं विचार और विश्वास यानी थॉट्स और बिलीफ्स। और बताइए, ये थॉट्स और बिलीफ
आंतरिक हैं कि बाह्य हैं, अंदर से आते हैं कि बाहर से आते हैं, अंदर से आते हैं, इंटरनल हैं। यानी मैं इनको क्या कह सकता हूं, इनको मैं कह सकता हूं इंटरनल कंडक्ट, आंतरिक आचरण, आंतरिक व्यवहार। और इसी प्रकार जो औपचारिक साधन होते हैं, औपचारिक साधन होते हैं एक्सटर्नल कंडक्ट यानी बाह्य आचरण। मेरे कहने का मतलब सामाजिक नियंत्रण में जो साधन अनौपचारिक होते हैं वो मानव के अंदर से होते हैं, और सामाजिक नियंत्रण के जो साधन औपचारिक होते हैं वो बाहर से लागू किए जाते हैं, वो बाह्य कारण होते हैं, वो बाह्य साधन होते हैं। कहने का मतलब ये हुआ अनौपचारिक साधन तो आंतरिक पहलू को प्रभावित करते हैं, और जो औपचारिक साधन होते हैं ये बाह्य पहलू को प्रभावित करते हैं, ये एक्सटर्नल एस्पेक्ट्स को प्रभावित करते हैं। और यदि ये बात अभी आपको थोड़ी सी मुश्किल लगी है, कॉम्प्लेक्स लगी, तो मैं आपको आसान भाषा में इसको समझाता हूं। देखिए हम पढ़ रहे हैं सामाजिक नियंत्रण के साधन, यानी वो कौन कौन से टूल हैं जिनसे हम समाज को नियंत्रित कर सकते हैं। तो देखिए समाज को नियंत्रित करने के दो प्रकार के साधन होते हैं, एक होते हैं अनौपचारिक और दूसरे होते हैं औपचारिक। अनौपचारिक वो होते हैं जो इंसान को अंदर से कंट्रोल करते हैं, और औपचारिक वो होते हैं जो इंसान को बाहर से कंट्रोल करते हैं। बस इतनी सी बात है। इन वर्ड्स में आप बहुत ज्यादा मत खोइएगा। इनफॉर्मल मतलब जो इंटरनली इंसान को प्रभावित करें, और फॉर्मल मतलब जो बाहर से प्रभावित करें। आइए उदाहरण से समझते हैं कि ऐसे वो कौन कौन से साधन हैं जो इंसान को अंदर से प्रभावित करते हैं, अंदर से नियंत्रित करते हैं। तो वो है परिवार यानी फैमिली। देखिए स्टार्टिंग में तो परिवार ही इंसान की पर्सनैलिटी को डेवलप करता है, परिवार ही तो उसको सिखाता है कि कैसा व्यवहार करना चाहिए। अच्छे और बुरे का फर्क कौन सिखाता है बच्चे को? परिवार सिखाता है। तो परिवार मानव पर आंतरिक रूप से इंटरनली नियंत्रित करता है। यदि वो कोई गलत व्यवहार करके आएगा तो परिवार उससे नाराज होगा, उससे नाराजगी दिखाएगा, और जब परिवार के लोग उससे बातचीत नहीं करेंगे तो वो अगली बार गलत व्यवहार नहीं करेगा। अर्थात परिवार ने नाराजगी दिखा करके उसके ऊपर एक नियंत्रण स्थापित किया। इसी प्रकार सामाजिक नियंत्रण का जो अनौपचारिक साधन का एक और प्रकार है वो है जनरीति, पब्लिक ट्रेडिशन। देखिए जो जनरीतियां होती हैं, जो पब्लिक ट्रेडिशंस होते हैं, वो भी समाज के सदस्यों को कंट्रोल करते हैं, नियंत्रित करते हैं। अब आप अपने आसपास देख सकते हैं जो भी जनरीतियां बन गई हैं, जो भी पब्लिक ट्रेडिशन बन चुके हैं, क्या हमारे आसपास सभी लोग उसको फॉलो नहीं करते? जैसे आपने गांव में देखा होगा कि किसी परिवार में कोई सदस्य बहुत बुरी तरह से बीमार हो चुका है तो लोग उसका हालचाल पूछने जाते हैं। ये एक पब्लिक ट्रेडिशन है गांवों में कि लोग उसका पता लेने जाते ही हैं। और जब सभी व्यक्ति गांव के उस बीमार व्यक्ति का हालचाल पूछने जाते हैं और उनमें कोई ऐसा परिवार हो, कोई ऐसा व्यक्ति हो जो उस व्यक्ति का हालचाल पूछने ना गया हो, तो फिर उसको सामाजिक रूप से एक अलग दृष्टिकोण से देखा जाता है। ये मैंने सिर्फ एक उदाहरण बताया, जरूरी नहीं है कि सभी जगह ऐसा होता हो। तो ये जो जनरीति होती है, जो ये पब्लिक ट्रेडिशन होता है, ये भी समाज को नियंत्रित करता है। इसी प्रकार सामाजिक नियंत्रण का जो एक और अनौपचारिक साधन है वो है लोकाचार, नॉर्म्स ऑफ बिहेवियर, कि समाज में किस प्रकार का आचरण करना है। हम सभी को बचपन से ही सिखाया जाता है कि आपको बाहर जाकर किस तरह से बातचीत करनी है, किस तरह से आचरण करना है, किस तरह से अपने बड़ों का सम्मान करना है। ये सभी लोकाचार की बातें हमें सिखाई जाती हैं, और ये सब हम अंदर से सीखते हैं। और फिर हमें कैसा व्यवहार करना है, ये सब हमारे अंदर से आता है। जब आप किसी से बातचीत करते हो, किसी के साथ कैसा व्यवहार करते हो, वो हमारे अंदर से ही तो होता है कि हमने कितना कुछ सीखा, वो सब कुछ इंटरनल होता है। इसी प्रकार हम सामाजिक नियंत्रण के यदि और अनौपचारिक साधनों को देखें तो उसमें आता है धर्म, इसके अलावा नैतिकता, इसके अलावा प्रथा, ये सभी चीजें आती हैं अनौपचारिक साधनों में, इनफॉर्मल एजेंसीज में। जैसे हम जिस धर्म में जन्म लेते हैं, जिस रिलीजन में जन्म लेते हैं, तो हम उसकी मान्यताओं को फॉलो करते हैं। तो वो सब कुछ कहां से आता है कि हमें अपने धर्म के अनुसार पूजा करनी है, उपासना करनी है, वो सब कहां से आता है? इंटरनली, अंदर से आता है। इसी प्रकार नैतिकता है और इसी प्रकार प्रथाएं हैं। ये सभी अनौपचारिक साधन है, इनफॉर्मल एजेंसीज हैं। इस प्रश्न में आपसे सामाजिक नियंत्रण के अनौपचारिक साधन ही पूछे गए थे, लेकिन मैं आपको दोनों बता रहा हूं जिससे कि आप चीजों को समझ पाओ, कंपेयर कर पाओ। तो फिर ये औपचारिक साधन क्या होते हैं जिनको मैंने बाह्य आचरण बताया कि बाहर से कंट्रोल करते हैं व्यक्ति को। तो देखिए जो बाह्य आचरण में आते हैं वो राज्य, कानून, प्रचार, नेतृत्व और शिक्षा व्यवस्था। अब यदि कानून से किसी व्यक्ति को कंट्रोल करना है तो वो बाहर से ही कंट्रोल होगा। कानून कोई अंदर से, व्यक्ति के अंदर से थोड़ा लागू होता है। जब राज्य अर्थात देश किसी व्यक्ति को कंट्रोल करे, कानून किसी व्यक्ति को कंट्रोल करे, नेतृत्व या शिक्षा व्यवस्था के द्वारा किसी व्यक्ति को कंट्रोल किया जाए, तो ये सारे के सारे साधन बाहरी हैं, एक्सटर्नल हैं। जब कोई व्यक्ति बिल्कुल भी सामाजिक नियमों को फॉलो ना कर रहा हो और इन सभी इंटरनल एस्पेक्ट्स की बातों को भी ना मान रहा हो, तो फिर क्या होगा? कानून उसको सजा देगा, कानून उसके ऊपर लागू होगा। तो ये कानून कैसा एस्पेक्ट हुआ? ये एक्सटर्नल, बाहर से हुआ। तो ये होते हैं औपचारिक साधन, और इनको हम बोलते हैं अनौपचारिक साधन। इनके बारे में अभी हम आगे और डिटेल में अच्छी प्रकार से समझने वाले हैं। अब क्योंकि इस प्रश्न में आपसे पूछे ही गए हैं कि सामाजिक नियंत्रण के अनौपचारिक साधन, तो ये सभी हैं सामाजिक नियंत्रण के अनौपचारिक साधन। आगे बढ़ते हैं, आगे चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए सामाजिक नियंत्रण के अनौपचारिक अभिकरण। सामाजिक नियंत्रण के अनौपचारिक अभिकरण वे साधन कहलाते हैं जो व्यक्ति के आंतरिक पहलू को प्रभावित करते हैं। अब ये व्यक्ति के आंतरिक पहलू को प्रभावित कैसे करते हैं? वो कौन कौन से तरीके हैं जिससे कि व्यक्ति को इंटरनली चेंज किया जा सके? तो वो साधन है सामाजिक दबाव। देखिए जब किसी व्यक्ति पर सामाजिक दबाव होता है, आप गांवों में ये चीज देख सकते हो कि जब समाज का एक दबाव होता है किसी व्यक्ति पर, तो वो समाज के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य हो जाता है। इसी प्रकार बहिष्कार, कई बार व्यक्ति का समाज से बहिष्कार भी कर दिया जाता है। इसके अलावा प्रशंसा, सम्मान, निंदा, ये वो माध्यम हैं जो व्यक्ति को इंटरनली, अंदर से इफेक्ट डालते हैं। देखिए यदि किसी के ऊपर सामाजिक दबाव है तो अब उसको कोई दंड तो मिलना नहीं है, लेकिन अंदर से प्रेशर है उसके ऊपर, वो आंतरिक रूप से प्रभावित है। यदि किसी व्यक्ति का समाज ने बहिष्कार कर दिया तो क्या ये कोई दंड मिलेगा? उसको दंड तो नहीं मिला, लेकिन अंदर से तो वो परेशान है ना। इसलिए मैंने कहा कि ये जो सामाजिक नियंत्रण के अनौपचारिक अभिकरण होते हैं, ये जो इनफॉर्मल एजेंसीज होती हैं, ये व्यक्ति को अंदर से प्रभावित करती है। और किस प्रकार प्रभावित करती हैं? सामाजिक दबाव बना के, बहिष्कार, उनकी प्रशंसा करके, या फिर सम्मान करके, या निंदा करके। याद रखिएगा, इनके उल्लंघन पर सामान्यतः दंड नहीं दिया जाता, बल्कि व्यक्ति इन्हें स्वयं स्वीकार करता है। आशा करता हूं ये बात आपको समझ में आ रही होगी। आइए अब सामाजिक नियंत्रण के जो प्रमुख अनौपचारिक अभिकरण हैं उन पर हम प्रकाश डाल लें। सबसे पहले है परिवार। देखिए व्यक्ति परिवार में ही जन्म लेता है, इसलिए
इसलिए सबसे पहले परिवार के माध्यम से ही वो समाज के द्वारा जो स्वीकृत व्यवहार है, ऐसा व्यवहार जो समाज ने स्वीकार किया है, जो समाज में स्वीकार किया जाता है, वो कहां से सीखता है? परिवार के माध्यम से ही सीखता है। समाज के नियम भी परिवार के माध्यम से ही सीखे जाते हैं और परंपराएं भी परिवार के माध्यम से ही सीखी जाती है। और परिवार किस तरह से सदस्य को कंट्रोल करता है? तो परिवार भरण पोषण के द्वारा, देखभाल के द्वारा, स्नेह के द्वारा, प्रेम करके, प्रशंसा करके, यदि वो फिर भी ना माने तो नाराजगी दिखा के, और या फिर उससे बहुत सारी अपेक्षाएं, एक्सपेक्टेशन के द्वारा परिवार अपने सदस्य के व्यवहार को नियंत्रित करता है। अभी मैं आपको इसका एक एग्जांपल भी बताऊंगा, पहले एक बार इंग्लिश में देख लेते हैं। इनफॉर्मल एजेंसीज ऑफ सोशल कंट्रोल। इनफॉर्मल एजेंसीज ऑफ सोशल कंट्रोल आर दोज मीन्स व्हिच इन्फ्लुएंस द इंटरनल एस्पेक्ट ऑफ द इंडिविजुअल। दीज मीन्स आर डन थ्रू सोशल प्रेशर, सोशल बॉयकॉट, praise, respect, and condemnation. And violation of these is generally not punished, but the person himself accepts them. Some of the major informal agencies of social control are as follows. The first one is family. A person is born in family. Hence, first of all, through the family, he learns the behavior, rules, and traditions accepted by the society. Family controls the behavior of family members through nourishment, care, affection, love, praise, resentment, and expectation. आइए एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि परिवार किस तरह परिवार के सदस्यों के व्यवहार को नियंत्रित करता है। उदाहरण के लिए हम एक बच्चे आरव का उदाहरण लेते हैं। आरव के स्कूल की टीचर ने उसके माता पिता को बताया कि आरव अपनी कक्षा के साथियों के साथ मस्ती करता है और बदतमीजी करता है। तो टीचर की इस शिकायत के बाद माता पिता ने आरव को डांटा और उसे समझाया कि कक्षा में पढ़ने पर ध्यान दे और अपने साथियों के साथ बदतमीजी ना, और यदि फिर से भविष्य में शिकायत आती है तो हम तुमसे बात नहीं करेंगे। और उस दिन आरव के माता पिता ने उससे बातचीत भी कम की। तो जब बच्चे को लगा कि आज मैंने इस तरह का व्यवहार किया और आज माता पिता मुझसे बात नहीं कर रहे हैं, तो उसे लगा कि उसने कुछ गलत किया। तो फिर अगले दिन विद्यालय जाने से पहले उसने अपने माता पिता से वादा किया कि वह कक्षा में मन लगाकर पढ़ेगा और अपने साथियों को परेशान नहीं करेगा। तो यहां हमने क्या पाया? यहां हमने ये पाया कि माता पिता ने नाराजगी दिखाकर अपने बच्चे पर नियंत्रण किया। अतः इस प्रकार परिवार सामाजिक नियंत्रण का एक अनौपचारिक अभिकरण है, एक इनफॉर्मल एजेंसी है जो अपने सदस्यों के व्यवहार को नियंत्रित करता है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। और अब यही सेम एग्जांपल नीचे इंग्लिश में भी है, इसको आराम से पॉज करके देख लीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। और सामाजिक नियंत्रण का एक दूसरा जो मुख्य अभिकरण है वो है लोकाचार। लोकाचार क्या होता है? लोकाचार वह जनरीति होती है जिसका पालन समूह कल्याण के लिए जरूरी माना जाता है। लोकाचार समाज की एक भावना होती है। लोकाचार एक वो मान्यता होती है जिसके अनुसार एक समुदाय रहता है, तो इसीलिए लोकाचार का पालन समूह कल्याण के लिए, यानी सभी के कल्याण के लिए जरूरी माना जाता है। और लोकाचार की अवहेलना होने पर सामूहिक प्रतिक्रिया होती है और प्राय सामूहिक बहिष्कार किया जाता है। जब समाज के सदस्य लोकाचार की अवहेलना करते हैं, उसको फॉलो नहीं करते, तो उस पर जो रिएक्शन आते हैं वो बहुत सारे लोगों के रिएक्शन आते हैं और फिर उस व्यक्ति का सामूहिक बहिष्कार किया जाता है, उसका मास बॉयकॉट किया जाता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है हिंदू समाज में विवाह की प्रथा। जैसे आप जानते हैं कि हिंदू समाज में एक जाति अपनी ही जाति में विवाह करती है, एक उपजाति अपनी ही उपजाति में विवाह करती है, लेकिन यदि कोई जाति किसी दूसरी जाति में विवाह कर ले तो फिर उनका सामूहिक बहिष्कार कर दिया जाता है। और ध्यान रखिएगा, लोकाचार का प्रभाव सामाजिक नियंत्रण में कानून से भी अधिक होता है। अब यदि कोई जाति दूसरी जाति में विवाह कर ले तो वहां कानून तो कुछ नहीं करेगा, लेकिन लोकाचार के अनुसार उनका सामूहिक बहिष्कार हो जाएगा। तो इसलिए कहा गया कि लोकाचार का जो प्रभाव होता है वो सामाजिक नियंत्रण में कानून से भी अधिक होता है। और इसी के ऊपर समाजशास्त्री डेविस का कहना है कि व्यक्तियों के मन में लोकाचार से बड़ा कोई न्यायालय नहीं है, क्योंकि यदि किसी ने लोकाचार की अवहेलना की तो पूरा का पूरा समुदाय, पूरा का पूरा समूह एक निर्णय लेता है और उसका सामूहिक बहिष्कार करता है। वो खुद ही न्यायालय के जैसे कार्य करता है। ये चीज इंग्लिश में भी है। लोकाचार अर्थात इथोस। इथोस इज अ कॉमन प्रैक्टिस हुज एडहेरेंस इज कंसीडर्ड necessary for the welfare of the group. When ethos are violated, there is a collective reaction and often mass boycott. For example, the custom of marriage in Hindu society. The influence of ethos is greater than that of law in social control. Sociologist Davies says that there is no greater court in the minds of individuals than morals. तो इस प्रश्न में आपसे सामाजिक नियंत्रण के दो अनौपचारिक अभिकरण स्पष्ट करने के लिए कहा गया था। दो इनफॉर्मल एजेंसीज ऑफ सोशल कंट्रोल के बारे में आपसे पूछा गया था। तो हमने यहाँ पर दो प्रमुख सोशल एजेंसीज को डिस्कस कर लिया, परिवार और लोकाचार। और इसके अलावा मैंने आपको सामाजिक नियंत्रण के अनौपचारिक साधन क्या क्या होते हैं और औपचारिक साधन क्या क्या होते हैं इसके बारे में मैंने आपको बताया। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, समाज में प्रचार के महत्व को स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोपेगेंडा इन सोसाइटी। तो इसका उत्तर कुछ इस प्रकार से होगा, समाज में प्रचार की शक्ति और प्रचार का प्रभाव इतना अधिक होता है कि इसको आंका भी नहीं जा सकता, इसको मेजर भी नहीं कर सकते, इसका अनुमान भी नहीं लगा सकते कि इस प्रचार की आखिरकार शक्ति कितनी होती है। जो प्रचार होता है ना, वो विश्वास को आकार दे देता है और विचारों को प्रभावित कर सकता है और बड़े पैमाने पर धारणाओं में हेरफेर कर सकता है। जो प्रचार होता है, जो प्रोपेगेंडा होता है, वो किसी व्यक्ति के विश्वास को बदल देता है, विचारों को बदल देता है और बहुत बड़े स्केल पर जो उसकी धारणाएं हैं, जो परसेप्शंस हैं,
उनमें भी बदलाव कर सकता है। प्रचार महत्वपूर्ण प्रभाव वाला एक शक्तिशाली उपकरण है जो विभिन्न तकनीकों के माध्यम से समाज के सदस्यों को प्रभावित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। प्रचार का उद्देश्य कुछ विचारों को बढ़ावा देना या किसी विशेष उद्देश्य के पक्ष में जनमत को प्रभावित करना होता है। प्रचार का उद्देश्य क्या होता है? कुछ विशेष प्रकार के विचारों को बढ़ावा दे देना या जनमत यानी जनता के विचारों को प्रभावित करना इसका उद्देश्य होता है। यह जनता की राय को किसी विशेष विचारधारा या एजेंडे की ओर झुका सकता है। राजनीतिक विचारक और समाजशास्त्री यह मानते हैं कि मानव की क्रियाओं में, मानव के क्रियाकलापों में अंतः चेतन मस्तिष्क में निर्मित प्रतीक यानी सबकॉन्शियस माइंड में बने हुए सिंबल का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। इसलिए अगर मानव को सरल भाषा में प्रतीक या वर्णन से कोई सूचना दी जाए तो उसे ग्रहण करने में वो अधिक भावुक हो जाता है। जैसे उदाहरण के लिए प्रचार में किन्हीं प्रतीकों का यूज करिए। मान लीजिए किसी एक विशेष झंडे का प्रयोग करिए तो एक विशेष सिंबल, वो एक विशेष प्रतीक मानव के सबकॉन्शियस माइंड पर, अंतः चेतन मस्तिष्क पर प्रभाव डालता है और मानव उसको बहुत जल्दी ग्रहण करता है और उसका बहुत ज्यादा फर्क उस व्यक्ति के ऊपर पड़ता है। द पावर एंड इन्फ्लुएंस ऑफ प्रोपेगेंडा इन सोसाइटी इज सो ग्रेट दैट इट कैन नॉट इवन बी मेजर्ड। प्रोपेगेंडा कैन शेप बिलीव्स, influence opinions and manipulate perception on a large scale. Propaganda is a powerful tool with significant impact used to influence members of society through various techniques. The purpose of propaganda is to promote certain ideas or to influence public opinion in favor of a particular objective. It can sway public opinion toward a particular ideology or a particular agenda. Political thinkers and sociologists believe that human actions are influenced by the symbols created in the subconscious mind. Therefore, if any information is given to human through symbol or description in simple language, they become more emotional in accepting it. यदि किसी इंफॉर्मेशन को सरल भाषा में और प्रतीकों के माध्यम से किसी व्यक्ति तक पहुंचाया जाए तो वो उसको जल्दी स्वीकार कर लेते हैं और उससे प्रभावित होते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। प्राय लोग प्रचार तथा विज्ञापन दोनों को समान ही समझते हैं। मोस्टली लोग क्या होते हैं, वो समझते हैं कि जो प्रचार है और जो विज्ञापन है, एडवर्टाइजमेंट है, और जो प्रोपेगेंडा वो सेम होता है। नहीं, दोनों सेम नहीं होते। इन दोनों शब्दों को एक दूसरे का पर्यायवाची भी लोग मान लेते हैं, किंतु यदि आप गहराई से अध्ययन करेंगे तो प्रचार जो होता है वो विज्ञापन से अलग होता है, प्रोपेगेंडा एडवर्टाइजमेंट से अलग होता है। प्रचार के अंतर्गत सूचनाओं, नीतियों, नियमों, सिद्धांतों और समाचारों आदि को प्रसारित किया जाता है और प्रचार का जो उद्देश्य होता है वो जन साधारण तक अपने विचारों को पहुंचाना है, चाहे वे उनके विचारों से प्रभावित हों या नहीं। लेकिन जो विज्ञापन होता है, विज्ञापन में तो एक शुल्क देकर यानी एक पेमेंट देकर अपने व्यक्तिगत विचार या अपना कोई व्यक्तिगत उत्पाद या प्रोडक्ट उसको एक विशेष वर्ग तक पहुंचाया जाता है और यह सामाजिक रूप से समाज के सभी सदस्यों के लिए नहीं होता। अब मान लीजिए किसी ने कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल लिया, अब उसने उसका विज्ञापन दिया तो वो समाज के सभी सदस्यों के लिए नहीं है, सभी थोड़ा ना उसमें पढ़ने जाएंगे। वो तो एक विशेष वर्ग को टारगेट करके पहुंचाया जाता है। कहने का मतलब केवल अभ्यर्थी वर्ग को उसमें टारगेट किया गया है। लेकिन जो प्रचार होता है, प्रचार में सूचनाएं होती हैं, जैसे सरकार द्वारा जारी सूचनाएं, सरकार की नीतियां, सरकार के नियम, सिद्धांत, ये सभी चीजें जो होती हैं ये प्रचार के अंतर्गत आती हैं क्योंकि ये जनसाधारण के लिए होती हैं, सभी के लिए होती हैं। Often people consider both propaganda and advertising to be the same and consider these two words as synonym of each other. But if studied in depth, propaganda is different from advertising. Under propaganda, information, policies, rules, principles and news, etc. are disseminated. The purpose of propaganda is to convey one's ideas to the common people, whether they are influenced by its ideas or not. While advertising involves conveying one's personal idea or product to a particular group by paying a fee. It is not socially applicable to the all members of the society. आइए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है सामाजिक परिवर्तन के जनसंख्या कारक के विषय में बताइए। Describe the demographic factor of social change. तो सबसे पहले जानते हैं कि सामाजिक परिवर्तन क्या होता है। सामाजिक परिवर्तन का अर्थ सामाजिक संगठन अर्थात समाज के ढांचे और समाज के कार्यों में उत्पन्न होने वाले परिवर्तन से है। प्रत्येक वर्ष ऋतुओं अर्थात मौसम में होने वाले परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन नहीं कहा जा सकता, बल्कि यह तो एक प्राकृतिक घटना है। समाजशास्त्र में हम सिर्फ सामाजिक ढांचे तथा सामाजिक संबंधों में आए बदलावों को ही सामाजिक परिवर्तन मानते हैं। यह सामाजिक परिवर्तन की परिभाषा मैं आपको इससे पहली वाली कक्षाओं में भी बता चुका हूं। What is social change? Social change means the change occurring in the social organization, that is the structure of the society and the functions of the society. The change in seasons means the change in weather every year cannot be called social change. Rather, it is a natural phenomenon. In sociology, we consider only the changes in social structure and social relations as social change. तो ये तो रही सामाजिक परिवर्तन की परिभाषा कि सामाजिक परिवर्तन हम उसी को कहेंगे जो बदलाव सामाजिक ढांचे में आए, सामाजिक संबंधों में आए। परिवर्तन तो यूं तो बहुत तरह के होते हैं, लेकिन यदि बदलाव केवल सामाजिक संबंधों में हो रहा है तो वही सामाजिक परिवर्तन होता है। ये बात मैं आपको पहली कक्षा में भी बता चुका हूं। लेकिन यहां पर जो आपसे प्रश्न पूछ रहा है वो है सामाजिक परिवर्तन के जनसंख्या कारक के बारे में बताना है। देखिए, सामाजिक परिवर्तन के बहुत सारे कारक होते हैं, तो पहले आप सामाजिक परिवर्तन के उन सामान्य कारकों को जान लीजिए। सामाजिक परिवर्तन के जो कारक होते हैं, जो सामाजिक परिवर्तन के जो फैक्टर होते हैं, वो कुछ इस प्रकार के हैं। कॉमन फैक्टर्स ऑफ सोशल चेंज। सामाजिक परिवर्तन के सामान्य कारकों में जैविक कारक यानी बायोलॉजिकल फैक्टर्स, जनसंख्यात्मक कारक डेमोग्राफिक फैक्टर्स, प्रौद्योगिकी कारक यानी टेक्नोलॉजी फैक्टर, सांस्कृतिक कारक यानी कल्चरल फैक्टर्स, मनोवैज्ञानिक कारक यानी
साइकोलॉजिकल फैक्टर्स आर्थिक कारक इकोनॉमिक फैक्टर्स, राजनीतिक कारक पॉलिटिकल फैक्टर्स, भौगोलिक कारक ज्योग्राफिकल फैक्टर्स और सामाजिक सुधार यानी सोशल रिफॉर्म, ये सभी के सभी सामाजिक परिवर्तन के ही कारक हैं। ये सभी के सभी सोशल चेंज के ही फैक्टर हैं। ये सभी वो फैक्टर हैं जिनसे समाज में परिवर्तन होता है। लेकिन हमसे यहां इस प्रश्न में पूछा है सामाजिक परिवर्तन का जनसंख्यात्मक कारक यानी डेमोग्राफिक फैक्टर। तो हमें यहां चर्चा करनी है सामाजिक परिवर्तन के जनसंख्या कारक के ऊपर। तो यदि बात की जाए सामाजिक परिवर्तन के जनसंख्यात्मक कारक की, तो इसका अर्थ होता है किसी समाज की जनसंख्या के आकार और जनसंख्या के घनत्व में वृद्धि अथवा कमी। जनसंख्यात्मक कारक का मतलब क्या होता है कि किसी समाज के जनसंख्या के आकार और जनसंख्या में घनत्व में या तो बढ़ोतरी हो या कमी हो, वही होता है जनसंख्यात्मक कारक। यदि आपको अभी समझ में नहीं आया तो अब आपको आगे अच्छी प्रकार से समझ में आ जाएगा। देखिए यहां पर शब्द है जनसंख्या के आकार और जनसंख्या के घनत्व में बढ़ोतरी या कमी। तो सबसे पहले इसमें बात करते हैं जनसंख्या के आकार में परिवर्तन का प्रभाव। यदि जनसंख्या का आकार में परिवर्तन होगा, चाहे वो बढ़े या घटे, तो उसका फिर क्या प्रभाव पड़ता है समाज पर। और जनसंख्या के आकार को ये दो कारक प्रभावित करते हैं, ये दो फैक्टर प्रभावित करते हैं। कौन कौन से? पहला तो है जन्म दर और मृत्यु दर, और दूसरा है आप्रवास तथा उत्प्रवास। ये मैं आपको अच्छी प्रकार से समझाने वाला हूं कि आप्रवास और उत्प्रवास क्या होता है। सबसे पहले जान लेते हैं कि जन्म दर और मृत्यु दर किस प्रकार से सामाजिक परिवर्तन को प्रभावित करते हैं। देखिए जब जन्म दर में वृद्धि होती है, जब जन्म दर में बढ़ोतरी होती है, तो जनसंख्या के आकार में वृद्धि होती है। और जब मृत्यु दर में वृद्धि होती है तो जनसंख्या के आकार में कमी होती है। जब मृत्यु दर बढ़ जाती है तो जनसंख्या के आकार में कमी हो जाती है। तो हम जान रहे हैं डेमोग्राफिक फैक्टर्स ऑफ सोशल चेंज। तो डेमोग्राफिक फैक्टर का मतलब है यहां पर इंक्रीज और डिक्रीज इन द साइज एंड डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ अ सोसाइटी। तो सबसे पहले जानेंगे इफेक्ट ऑफ चेंज इन पॉपुलेशन साइज। दीज टू फैक्टर्स अफेक्ट द साइज ऑफ पॉपुलेशन। सबसे पहला है बर्थ रेट एंड डेथ रेट, और दूसरा है इमिग्रेशन एंड एमिग्रेशन। तो सबसे पहले बात करते हैं बर्थ रेट एंड डेथ रेट की। व्हेन द बर्थ रेट इंक्रीजेस द साइज ऑफ द पॉपुलेशन आल्सो इंक्रीजेस, एंड व्हेन द डेथ रेट इंक्रीजेस द साइज ऑफ द पॉपुलेशन डिक्रीजेस। अब देखिए जन्म दर में वृद्धि अनेक कारणों से प्रभावित होती है। जन्म दर के बढ़ने के अनेक कारण हैं। जैसे सबसे पहले मनुष्य की प्रजनन क्षमता का बढ़ जाना, जो मनुष्य की फर्टिलिटी है उसका बढ़ जाना। मनुष्य की प्रजनन क्षमता बढ़ेगी तो जन्म दर में वृद्धि होगी। इसी प्रकार मनुष्य का रोग से ग्रस्त ना होना। यदि लोगों को बीमारियां कम होंगी तो वो स्वस्थ रहेंगे और ये उनकी प्रजनन क्षमता को बढ़ाएगा और उससे जन्म दर बढ़ेगी। जन्म दर में वृद्धि का एक और कारण है कम आयु में विवाह होना। यदि कम आयु में विवाह हो जाएगा तो उनके पास अधिक समय रहेगा और वो संतान ही उत्पन्न करेंगे, तो इससे भी जन्म दर में वृद्धि होती है। और इसके अलावा प्रकृति से अधिक अनुकूलन कर सकने की क्षमता, यह भी कारण होती है जन्म दर में वृद्धि का। क्योंकि जब मनुष्य प्रकृति से अनुकूलन कर लेता है, प्रकृति के अनुसार ढल जाता है, अडेप्ट कर लेता है, तो उसको रोग कम होते हैं, प्रजनन क्षमता बढ़ती है, तो निश्चित सी बात है जन्म दर में वृद्धि होगी। अब ये तो रहे जन्म दर में वृद्धि के कारण। अब चाहे जन्म दर में होने वाली वृद्धि किसी भी कारण से प्रभावित हो, लेकिन इतना अवश्य है कि जन्म दर में वृद्धि होने से जनसंख्या में वृद्धि होती है। ये बात तो क्लियर है। यहां पर जो की है ये लघु मात्रा लगाइएगा, यहां पर ये दीर्घ मात्रा लगी हुई है। जन्म दर बढ़ने से जनसंख्या में तो वृद्धि हो जाती है, लेकिन उसके अनुपात में जीविका के साधनों में उतनी वृद्धि नहीं हो पाती। अब देखिए यदि जन्म दर बढ़ती है तो जनसंख्या तो बढ़ती जाती है, लेकिन जिस अनुपात में जनसंख्या बढ़ रही है, जिस रेशियो में जनसंख्या बढ़ती है, क्या इनकम के साधन भी उसी रेशियो में बढ़ते हैं? नहीं। जो जीविका के साधन हैं उनमें उतनी वृद्धि नहीं हो पाती। अब इससे फिर होता क्या है कि पॉपुलेशन तो बढ़ रही है, इनकम के साधन बढ़ नहीं रहे हैं, इससे आती है गरीबी, बीमारी और बेकारी की स्थिति, और कार्य करने की क्षमता में भी कमी हो जाती है। जीवन स्तर गिरता है और जीविका के साधन प्राप्त करने के लिए संघर्षों की मात्रा में भी वृद्धि होने लगती है। और जब इंसान जीविका के साधन के लिए दिन रात संघर्ष करता रहेगा तो फिर व्यक्ति में अनैतिकता भी आएगी और भ्रष्टाचार भी। द इंक्रीज इन बर्थ रेट इज अफेक्टेड बाय मेनी रीजंस सच एज इंक्रीज इन ह्यूमन फर्टिलिटी, ह्यूमन नॉट सफरिंग फ्रॉम डिसीजेस, मैरिज एट एन अर्ली एज एंड एबिलिटी टू अडेप्ट मोर टू नेचर। द इंक्रीज इन बर्थ रेट may be influenced by whatever reason, but it is certain that increase in birth rate leads to increase in population, and due to increase in birth rate population increases, but the means of livelihood, means of income do not increase in proportion to it. उसी proportion में means of livelihood नहीं बढ़ते हैं जिस proportion में population increase होती है। This creates conditions of poverty, conditions of disease, unemployment, and reduces efficiency. The standard of living falls and the amount of struggle to obtain greater means of livelihood increases and immorality and corruption increase. और इस प्रकार समाज के संगठन को बनाए रखना कठिन हो जाता है। अब उदाहरण के लिए 1951 में भारत की जनसंख्या 36 करोड़ थी, जो बढ़कर 1991 में 84.4 करोड़ हो गई, और फिर वो 2001 में 1 अरब से भी ज्यादा हो गई, और 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 125 करोड़ के आसपास भारत की जनसंख्या हो गई। तो इस अति जनसंख्या के कारण समाज में निर्धनता, बेकारी और भुखमरी ही फैलती है। अब इसी प्रकार यदि जन्म दर में कमी हो जाए तो इससे जनसंख्या कम होती है, जिसकी वजह से उत्पादन यानी प्रोडक्शन में कमी आती है। जो वस्तुओं का उत्पादन होता है उसमें कमी होती है क्योंकि लोग कम हो जाते हैं, क्योंकि उस देश में व्यक्तियों की कमी हो जाती है, और जिसका प्रभाव कहां पड़ता है? देश के आर्थिक स्तर पर पड़ता है। तो इस प्रकार जन्म दर में वृद्धि और जन्म दर में कमी दोनों ही सामाजिक परिवर्तन को प्रभावित करती हैं। इन दिस वे इट बिकम्स डिफिकल्ट टू मेंटेन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सोसाइटी। फॉर एग्जांपल, इंडियाज पॉपुलेशन वाज 36 करोड़ इन 1951 व्हिच इंक्रीज्ड टू 84.4
1.4 crores in 1991 and more than 1 billion in 2001 and around 1.25 billion in 2011. And due to overpopulation, poverty, unemployment and hunger spread in the society. And similarly, if there is a decrease in the birth rate, then the population decreases, due to which the production decreases, and because there is a shortage of people in that country, which affects the economic level in the country. Thus, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन बर्थ रेट अफेक्ट द सोशल चेंज। इस प्रकार जन्म दर में बढ़ोतरी और उसमें कमी सामाजिक परिवर्तन को प्रभावित करता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब यदि समाज में मृत्यु दर कम होती है तो फिर व्यक्ति दीर्घायु होते हैं, लंबी आयु तक जीते हैं, और मृत्यु दर में वृद्धि होती है तो समाज में वृद्ध और अनुभवी व्यक्तियों की कमी की समस्या उत्पन्न होती है। देखिए, यदि मृत्यु दर में कमी होती है तो व्यक्ति जो है लंबी आयु तक जीते हैं, और यदि मृत्यु दर बढ़ती है तो फिर समाज में जो वृद्ध और अनुभवी व्यक्ति हैं उनकी कमी उत्पन्न हो जाती है। भाई सीधी सी बात है, लोग कम मरेंगे तो फिर ज्यादा आयु तक जिएंगे, और यदि लोग ज्यादा मरने शुरू हो जाएंगे तो फिर जो समाज में वृद्ध और अनुभवी व्यक्ति हैं उनकी कमी हो जाएगी। अब मृत्यु दर में कमी होने के कारण वृद्ध व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि होती है। यदि मृत्यु दर कम हो जाती है तो उस वजह से फिर जो वृद्ध व्यक्ति होते हैं उनकी संख्या भी बढ़ जाती है। अब यदि उनकी संख्या बढ़ जाती है तो फिर वो परंपराओं और अनुशासन को महत्व देते हैं, वो परंपराओं के अनुसार चलते हैं, अनुशासन के अनुसार चलते हैं, और जब वो परंपरा और अनुशासन को महत्व देते हैं तो फिर वो परिवर्तन को रोकने का प्रयास करते हैं। और इसके साथ ही ऐसे समाजों में अनुभवी व्यक्तियों की संख्या बढ़ जाती है, जिसके फलस्वरूप सामाजिक संघर्ष को रोकना सरल हो जाता है, सामाजिक संघर्ष होता नहीं है, और मृत्यु दर में कमी होने से सामाजिक परिवर्तन की गति धीमी पड़ जाती है। अब खुद ही सोचिए कि हमारे समाज में बहुत सारे वृद्ध व्यक्ति हों, बहुत सारे अनुभवी लोग हों, पुराने समय के लोग हों, तो जिस हिसाब से अभी ये चेंज आ रहे हैं समाज में, जो अब आप अपने आसपास ये बदलाव देख रहे हो, जो मॉडर्नाइजेशन होता जा रहा है, आप सोचिए इसमें कमी नहीं आ जाएगी यदि बहुत सारे अनुभवी लोग हों। अभी भी यदि हमारे बाप परदादा अभी तक भी जीवित होते तो जो ये बदलाव अब होते जा रहे हैं, जो इतनी तेजी से बदलाव होता जा रहा है, जो पाश्चात्य संस्कृति हमारे यहाँ पर आती जा रही है, क्या वो आती नहीं आती? इसीलिए कहा गया कि मृत्यु दर में कमी होने से सामाजिक परिवर्तन की गति धीमी पड़ जाती है, और जबकि यदि मृत्यु दर अधिक हो तो सामाजिक परिवर्तन में तीव्रता की संभावना अधिक हो जाती है। सेमी बात इंग्लिश में, इफ द डेथ rate in a society is low, then people live long. And if the death rate increases, then the problem of shortage of old and experienced people arises in the society. Due to decline in morality rate, the number of older people increases who try to resist change by giving importance to traditions and discipline. Along with this, the number of experienced people increases in such societies, as a result of which it becomes easier to prevent social conflicts. And due to reduction in death rate, the pace of social change slows down. Whereas the higher the death rate, the greater the possibility of intensification of social change. तो आपने जाना कि किस प्रकार से जन्म दर और मृत्यु दर सामाजिक परिवर्तन को प्रभावित करती है। इसमें दूसरा पॉइंट था आप्रवास तथा उत्प्रवास। देखिए, आप्रवास का मतलब होता है बाहर के देश के लोगों का किसी दूसरे देश में आकर बस जाना, जैसे कहीं बाहर के देश के लोग भारत में आके बस जाएं। और उत्प्रवास का अर्थ होता है अपने देश को छोड़कर किसी अन्य देश में जाकर बस जाना, जैसे मान लीजिए भारत के लोग किसी अन्य देश में जाकर के बस जाएं। अब इन दोनों ही स्थितियों में सामाजिक परिवर्तन होते हैं। उदाहरण के लिए, बाहर से कोई व्यक्ति अगर अपने देश में आता है तो भी उसकी संस्कृति का प्रभाव यहां पड़ता है, और अगर व्यक्ति कहीं बाहर जाता है तो भी उसकी संस्कृति का प्रभाव वहां पर पड़ता है। अब इसका उदाहरण भारत तथा पाकिस्तान का विभाजन है। विभाजन के बाद अनेक व्यक्ति बाहर से हमारे देश में आए, जिससे हमारे देश में अनेक सभ्यताओं व संस्कृतियों का समावेश हो गया। और अगर अपने देश से कोई व्यक्ति विदेश जाता है और फिर वहां से फिर वापस आता है तो वहां की संस्कृति को फिर वो यहां लेकर आता है, और इसी कारण भारत में पाश्चात्य संस्कृति, पाश्चात्य का मतलब है वेस्टर्न कल्चर, जितने भी पश्चिमी देश हैं, यूरोपीय देश हैं, अमेरिकी महाद्वीप के देश हैं, उनकी संस्कृति के कारण अनेक परिवर्तन हुए हैं। तो अगला पॉइंट है इमिग्रेशन एंड एमिग्रेशन। इमिग्रेशन मींस पीपल फ्रॉम आउटसाइड द कंट्री कमिंग एंड सेटलिंग इन अनदर कंट्री, एंड द एमिग्रेशन मींस लिविंग देयर कंट्री एंड गोइंग एंड सेटलिंग इन अनदर कंट्री। इन बोथ द सिचुएशंस सोशल चेंज टेक प्लेस। फॉर एग्जांपल, इफ अ person comes to his country from outside, his culture still gets influenced here, and if a person goes somewhere outside, his culture still gets influenced there. An example of this is the partition of India and Pakistan. After partition, many people came to our country from outside, due to which many civilizations and cultures got incorporated in our country. If a person from his own country goes abroad, he brings with him the culture of that country. For this reason, many changes took place in India due to Western culture. तो ये तो था जनसंख्या के आकार में परिवर्तन का प्रभाव, जिसमें हमने सबसे पहले जन्म दर तथा मृत्यु दर को समझा, और उसके बाद हमने अब आप्रवास और उत्प्रवास को समझा। अब दूसरा है जनसंख्या संबंधी संरचना का प्रभाव। इसमें सबसे पहले जानेंगे स्त्री पुरुष का अनुपात, अर्थात किस प्रकार जनसंख्या की जो संरचना है उसका सामाजिक परिवर्तन पर क्या प्रभाव पड़ता है, पॉपुलेशन का जो स्ट्रक्चर है उसका क्या इफेक्ट पड़ता है सोशल चेंज पर। इसमें सबसे पहले बात करते हैं स्त्री पुरुष का अनुपात। यदि किसी समाज का स्त्री पुरुष अनुपात पुरुषों के पक्ष में है, अर्थात पुरुषों की संख्या ज्यादा है, तो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पुरुषों की प्रधानता रहेगी और वह समाज पुरुष प्रधान समाज होगा। और यदि यह अनुपात स्त्रियों के पक्ष में है, अर्थात स्त्रियों की संख्या ज्यादा है, जैसा कि पश्चिमी देशों में होता है, उदाहरण के लिए जैसे यूक्रेन, रूस, बेलारूस और यूरोप के कई ऐसे देश हैं जिनमें महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज्यादा है, तो इन पश्चिमी देशों में स्त्रियों का समाज में स्थान, आर्थिक सेवाएं और राजनीतिक प्रतिनिधित्व
पुरुषों के समान ही महत्वपूर्ण माना जाता है। जितनी वैल्यू वहां पुरुषों की है उतनी ही वैल्यू महिलाओं की है। इफेक्ट ऑफ पॉपुलेशन स्ट्रक्चर, द फर्स्ट वन इज मेल फीमेल रेशियो। इफ द मेल फीमेल रेशियो ऑफ अ सोसाइटी इज इन फेवर ऑफ मैन, दैट इज द नंबर ऑफ मैन इज मोर, देन देयर विल बी dominance of men in every sphere of life, and that society will be male dominated society. And if this ratio is in favor of women, that is the number of women will be, as is the case in the western countries like Ukraine, Russia, Belarus and many other countries in Europe, then women's place in society, economic services and political representation are as important as men's. इसके अलावा जनसंख्या संबंधी संरचना का जो दूसरा प्रभाव है वो है वैवाहिक प्रथाएं। देखिए, विवाह एक प्रमुख सामाजिक संस्था है और इसके अंतर्गत होने वाले परिवर्तन भी सामाजिक परिवर्तन का प्रमुख कारण है। अब इसका सबसे अच्छा उदाहरण यह है कि भारत में पहले बहुपत्नी विवाह प्रचलित था। पहले एक व्यक्ति की कई कई पत्नियां होती थी, अब जिसके स्थान पर अब परिवर्तन होकर एक विवाह का प्रचलन आ गया है। और इसी प्रकार पहले बाल विवाह प्रचलित था, लेकिन अब विलंब विवाह यानी लेट मैरिज प्रचलन में है। और फिर यह पाया गया कि ऐसा होने से स्त्रियों की स्थिति में आश्चर्यजनक रूप से सकारात्मक परिवर्तन होने लगे। अतः सामाजिक परिवर्तन में जनसंख्या कारक एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हालांकि सभी जगह तो भी विलंब विवाह प्रचलन में नहीं है, लेकिन फिर भी एक बड़े स्तर पर हम उसकी तरफ बढ़ते जा रहे हैं। मैट्रिमोनियल कस्टम्स, मैरिज इज अ मेजर सोशल इंस्टीट्यूशन। द चेंज टेकिंग प्लेस अंडर दिस आर आल्सो द मेन रीजन फॉर सोशल चेंज। द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस is that the earlier in India polygamous marriage was prevalent, which has now been replaced by monogamous marriage. And similarly, earlier child marriage was prevalent, but now late marriage is in vogue. वो मतलब प्रचलन में है. And then it was found that due to this, surprisingly, positive changes started taking place in the condition of women. Basically, we understood that demographic factors play an important role in social change. आइए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न में चलते हैं. अगला क्वेश्चन है, टोयनबी के सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए. एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ टोयनबी. तो देखिए, जो टोयनबी थे, एक अंग्रेज इतिहासकार थे. इनका पूरा नाम था अर्नोल्ड जे टोयनबी और इन्होंने विश्व की 21 सभ्यताओं का अध्ययन किया और अपनी पुस्तक ए स्टडी ऑफ हिस्ट्री 1934 में सामाजिक परिवर्तन का अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया. अब टोयनबी के सिद्धांत को हम चुनौती एवं प्रत्युत्तर का सिद्धांत भी कहते हैं. टोयनबी के सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? चुनौती और प्रत्युत्तर का सिद्धांत, यानी थ्योरी ऑफ चैलेंज एंड रिस्पॉन्स. उनके अनुसार प्रत्येक सभ्यता को आरंभ में, स्टार्टिंग में प्रकृति और मानव द्वारा चुनौती दी जाती है. कोई भी सभ्यता हो, शुरुआत में उसको प्रकृति चुनौती देगी ही देगी और इस चुनौती का सामना करने के लिए व्यक्ति को अनुकूलन यानी सामंजस्य की आवश्यकता होती है. उसके अनुसार ढलना पड़ता है और इस चुनौती के प्रत्युत्तर में, इस चुनौती के जवाब में व्यक्ति सभ्यता व संस्कृति का निर्माण करता है. जब वो प्रकृति उसको चुनौती देती है तो उस चुनौती का उत्तर देता है मानव और वो एक सभ्यता और संस्कृति का निर्माण करता है. और जो समाज इन चुनौतियों का सामना सफलतापूर्वक कर लेता है वह जीवित रहता है और जो ऐसा नहीं कर सकता वो नष्ट हो जाता है. इससे ये होता यह है कि जो समाज होता है वो समाज निर्माण और विनाश और संगठन और विघटन दोनों के ही दौर से गुजरता है. समाज का निर्माण भी होता है, विनाश भी होता है, उसका संगठन भी होता है, फिर विघटन भी होता है. जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता और नील नदी की घाटियों में ऐसा ही हुआ. प्राकृतिक पर्यावरण ने वहां के लोगों को चुनौती दी और जिसका प्रत्युत्तर उन्होंने निर्माण के द्वारा दिया, कंस्ट्रक्शन के द्वारा दी. सिंधु घाटी सभ्यता और नील नदी की घाटियों में लोगों को प्रकृति ने चुनौती दी, लेकिन उन्होंने उसका सामना किया और वहां पर उन्होंने कंस्ट्रक्शन किया, निर्माण किया, अपनी सभ्यता का निर्माण किया. और इसी प्रकार टोयनबी के अनुसार गंगा और वोल्गा नदी ने भी ऐसी ही चुनौती दी, किंतु वहां के लोगों ने प्रत्युत्तर नहीं दिया, अतः वहां की सभ्यताएं नहीं पनपी. इसलिए हम गंगा घाटी सभ्यता, वोल्गा नदी घाटी सभ्यता नहीं पढ़ते हैं. ध्यान रखिएगा, ये जो वोल्गा नदी है ये रूस में बहती है. रूस का वो हिस्सा जो यूरोप में आता है वहां पर बहती है. अब टोयनबी का सिद्धांत वैज्ञानिकता से दूर एक दार्शनिक सिद्धांत है. इसमें वैज्ञानिकता कम है, दार्शनिकता ज्यादा है, फिलोसफी ज्यादा है. ये साइंटिफिक नहीं है, किंतु टोयनबी स्पेंगलर की तुलना में अधिक आशावादी है, ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक है और उन्होंने परिवर्तन की समाजशास्त्रीय व्याख्या करने का प्रयास किया है. ब्रिटिश हिस्टोरियन अर्नोल्ड जे टोयनबी स्टडीड 21 civilizations of the world and presented his theory of social change in his book A Study of History 1934. Toynbee's theory is also called theory of challenge and response. According to him, every civilization is initially challenged by the nature and humans. To face this challenge, a person needs adaptation. In response to this challenge, man creates civilization and culture. The society which successfully faces these challenges survives, and the one which cannot do so gets destroyed. Thus, a society passes through the stages of creation and destruction and organization and disintegration. The same thing happened in the Indus Valley civilization and the Nile River valleys. The natural environment challenged the people there and they responded by constructing civilization. They responded by constructing civilization. The Ganga and Volga rivers also gave such a challenge, but the people there did not respond, hence the civilization there did not nourish. Toynbee's theory is a philosophical theory far from scientific perspective, but Toynbee is more optimistic than Spengler. He tried to give a sociological explanation of change. उन्होंने कोशिश की है कि एक सोशियोलॉजिकल एक्सप्रेशन दें बदलाव की, परिवर्तन की. ऐसी कोशिश टोयनबी के द्वारा की गई है. तो यह है टोयनबी का चुनौती और प्रत्युत्तर का सिद्धांत अर्थात थ्योरी ऑफ चैलेंज एंड रिस्पांस. आइए अगले प्रश्न में चलते हैं. अगला क्वेश्चन है, माल्थस के सिद्धांत की महत्वपूर्ण मान्यताएं कौन सी हैं? विच आर द इंपॉर्टेंट एजम्पशंस ऑफ माल्थुसियन थ्योरी. देखिए, इनका पूरा नाम था थॉमस रॉबर्ट माल्थस. ये ब्रिटेन के निवासी थे और इतिहास और अर्थशास्त्र के ज्ञाता थे. इन्होंने वर्ष 1798 में प्रकाशित अपने प्रिंसिपल्स ऑफ पॉपुलेशन नामक निबंध में एक और तो जनसंख्या की वृद्धि और जनसांख्यिकीय परिवर्तनों को तथा दूसरी ओर सांस्कृतिक तथा आर्थिक परिवर्तनों का उल्लेख किया.
उनका व्यवहार मानवीय था क्योंकि वे सदा ही मानव कल्याण के बारे में सोचते थे। उन्होंने जनसंख्या में होने वाली वृद्धि का मानव पर पड़ने वाले प्रभाव को समझने का प्रयास किया और ये सब जानते हैं, यह सर्वविदित है कि जनसंख्या तथा संसाधनों के बीच गहरा संबंध होता है। परंतु माल्थस ने संसाधन शब्द के स्थान पर जीविकोपार्जन के साधन मीन्स ऑफ लिवलीहुड का प्रयोग किया है और माल्थस ने अपने सिद्धांत का विकास करते हुए इन दो विशेषताओं की कल्पना की। अभी हम उसके बारे में बात करेंगे, पहले इंग्लिश में देख लेते हैं। थॉमस रॉबर्ट माल्थस वाज अ रेजिडेंट ऑफ ब्रिटेन एंड एन एक्सपर्ट इन हिस्ट्री एंड इकोनॉमी हु इन हिज essay titled Principles of Population published in the year 1798 discussed population growth and demographic changes on the one hand and cultural changes on the other hand and mentioned economic changes. His behavior was humane because he always thought about human welfare. He tried to understand the impact of increase in population on humans. It is well known that there is a deep relationship between population and resources, but Malthus used the word means of livelihood instead of resource. While developing his theory, Malthus envisioned these two characteristics. Malthus ने अपने सिद्धांत का विकास करते हुए इन दो विशेषताओं की कल्पना की और वो दो विशेषताएं कौन कौन सी हैं? सबसे पहली है मानव के जीवित रहने के लिए भोजन आवश्यक है और दूसरा स्त्री पुरुष के बीच कामुक आवेग होता है और यह अपनी वर्तमान स्थिति में ऐसा ही बना रहेगा। उनके कहने का अभिप्राय यह था कि स्त्री और पुरुष के बीच कामुक आवेग खत्म नहीं होगा और ये खत्म नहीं होगा तो जनसंख्या बढ़ती ही रहेगी। और इन दो विशेषताओं के आधार पर माल्थस ने विचार व्यक्त किया कि मानव में जनसंख्या बढ़ाने की क्षमता बहुत अधिक है और इसकी तुलना में पृथ्वी में मानव के लिए जीविकोपार्जन के साधन जुटाने की क्षमता कम है। उनका यह कहना था कि मानव में तो जनसंख्या बढ़ाने की क्षमता बहुत है लेकिन पृथ्वी में मानव के लिए जीविका के उपार्जन का साधन जुटाने की क्षमता बहुत कम है। इसलिए माल्थस का यह कहना था कि किसी भी क्षेत्र में जो जनसंख्या की बढ़ोतरी होती है वो तो होती है गुणोत्तर श्रेणी में, जीपी के अनुसार, यानी ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन के अनुसार, जबकि जो जीविका के उपार्जन के साधन हैं, जो मींस ऑफ लिवलीहुड हैं, वो समांतर श्रेणी बढ़ते हैं, केवल एपी के अनुसार बढ़ते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अनुसार बढ़ते हैं। अब आपको गुणोत्तर श्रेणी और समांतर श्रेणी समझ में नहीं आई? आइए इस बात को समझते हैं। देखिए, उनका यह कहना था कि जनसंख्या की जो बढ़ोतरी होती है वो तो होती है 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, 64 से 128 और 128 से 256, यानी ये गुणोत्तर श्रेणी बढ़ती है, गुणा होती रहती है, इस दर से बढ़ती है, इसी को कहते हैं गुणोत्तर श्रेणी, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। और उनका यह मानना था कि जो जीविका उपार्जन होती है, जो मींस ऑफ लिवलीहुड है, वो समांतर श्रेणी के अनुसार बढ़ते हैं, जैसे 1 से 2 के बाद 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, वो इस दर से बढ़ते हैं। तो देखिए, जनसंख्या वृद्धि गुणोत्तर श्रेणी के हिसाब से हो रही है, ज्यादा बढ़ रही है, और जीविकापार्जन केवल और केवल अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के हिसाब से, यानी समांतर श्रेणी के हिसाब से बढ़ रही है। तो कहने का अभिप्राय, जनसंख्या की वृद्धि ज्यादा है और जीविकोपार्जन के साधन जो है वो कम है। तो फिर उनका कहना था कि शीघ्र ही जनसंख्या इतनी अधिक हो जाएगी कि उसका भरण पोषण लगभग असंभव हो जाएगा और भूखमरी तथा कुपोषण होना अनिवार्य होगा। माल्थस के अनुसार प्रत्येक 25 वर्षों के बाद जनसंख्या दुगनी हो जाती है। जैसे ये 1 से 2 हो रहा है, हर एक 25 वर्ष के बाद इस तरह से घटनाएं होती जाती है, 1 से 2, 2 से 4, और 2 शताब्दियों में, यानी 200 वर्षों में जनसंख्या का और भरण पोषण के साधनों का, पॉपुलेशन का और मींस ऑफ लिवलीहुड का जो अंतर है वो हो जाएगा 256:9, यानी जनसंख्या तो बढ़ती बढ़ती पहुंच जाएगी 256 यूनिट तक और जीविकोपार्जन रह जाएगा केवल 9 तक। ऐसा होगा 200 वर्षों में। और 3 शताब्दियों में, 300 वर्षों में यह रेशियो हो जाएगा 4096 और 13। 300 वर्षों में जनसंख्या और जीविकोपार्जन का अनुपात कितना हो जाएगा? 4096 और 13। तो आप देख सकते हैं जनसंख्या कितनी ज्यादा रेशियो में है और जीविकोपार्जन कितना कम। और 2000 वर्षों में यह अंतर लगभग अनिश्चित हो जाएगा। और यदि जनसंख्या बढ़ती रही तो भोजन की कमी हो जाएगी और भोजन की कमी भी बढ़ती जनसंख्या का संकेत देती है। यदि भोजन की कमी हो रही है तो यह बढ़ती जनसंख्या का संकेत देती है। और यदि इस वृद्धि पर रोक नहीं लगाई गई तो यह अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, सरकार और विभिन्न सामाजिक संस्थानों के पूरे बुनियादी ढांचे पर दबाव डाल सकती है। यही सेम चीज इंग्लिश में भी है। फूड इज नेसेसरी फॉर ह्यूमन सर्वाइवल एंड देयर इज अ सेक्सुअल इंपल्स बिटवीन मैन एंड वुमेन एंड इट विल रिमेन सो इन इट्स प्रेजेंट स्टेट। ऑन द बेसिस ऑफ these two characteristics, Malthus expressed the view that humans have a very high capacity to increase population and in comparison the earth has less capacity to generate means of livelihood for humans. According to Malthus, the growth of population in any area increases according to geometrical progression, where the means of livelihood increase according to arithmetic progression. According to this, the growth of population increases at the rate of 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 and 256, while the livelihood earning increases at the rate of 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 grow at the rate of. Therefore, soon the population will become so large that its maintenance will become almost impossible and starvation and malnutrition will be inevitable. According to Malthus, the population doubles every 25 years. In 2 centuries, the difference in population and means of subsistence will be 256:9, and in 3 centuries, 4096:13, and in 2000 years, the difference will become almost indeterminate. If the population continues to increase, there will be a shortage of food, and food shortage also indicates increasing population. If this growth is not checked,
it can put pressure on the economy, environment, government and the overall infrastructure of various social institutions। और इसके अलावा उत्पादन चाहे कितना भी बढ़ जाए, जनसंख्या की वृद्धि दर उससे सदा ही अधिक रहेगी और अंततः मानव की संख्या भुखमरी, बीमारी, युद्ध, लूटपाट आदि का शिकार होकर कम हो जाएगी। भाई भुखमरी फैलेगी, बीमारी होगी, युद्ध होंगे, लूटपाट होगी, तो फिर मानव की जो संख्या वो कम होती जाएगी। और इस प्रकार खाद्य सामग्री की कम उपलब्धता जनसंख्या की सबसे बड़ी नियंत्रक है। उनका कहना था कि यदि खाद्य सामग्री कम उपलब्ध होगी तो लोग भुखमरी से मरेंगे, बीमारी से मरेंगे, लूटपाट से मरेंगे। इसलिए उन्होंने कहा कि जो खाद्य सामग्री कम होगी तो जनसंख्या नियंत्रित होगी। जहां अधिक खाद्य सामग्री उपलब्ध होगी वहां मृत्यु दर कम होगी और उन्होंने मृत्यु को जनसंख्या कम करने का एक सामान्य उपाय माना है, एक पॉजिटिव चीक माना है। नो मैटर हाउ मच पॉपुलेशन इंक्रीजेस, द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन विल ऑलवेज बी हायर देन इट। अल्टीमेटली द ह्यूमन पॉपुलेशन विल रिड्यूस ड्यू टू स्टारवेशन, डिसीज, वॉर, plunder, etc. Thus, low availability of food items is the biggest controller of population. Where more food is available, the death rate will be lower. Death has been considered a common way, a positive cheek to reduce population. तो ये हमने जानी माल्थस के सिद्धांत की महत्वपूर्ण अवधारणाएं। आइए अब अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार से है, संस्कृति क्या है और भौतिक तथा अभौतिक संस्कृति में अंतर बताइए। तो सबसे पहले जानते हैं संस्कृति क्या होती है। देखिए, संस्कृत और संस्कृत दोनों ही ये शब्द संस्कार से बने। अंग्रेजी में संस्कृति के लिए कल्चर शब्द का प्रयोग किया जाता है जो लैटिन भाषा के कल्ट या कल्टस से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है विकसित करना या परिष्कृत करना, यानी रिफाइन करना। सरल शब्दों में संस्कृति किसी समाज के विचार, किसी समाज के रीति रिवाज, संगीत, कला या दर्शन का पिटारा होती है। जो संस्कृति होती है वो किसी समाज के विचार होते हैं, किसी समाज का रीति रिवाज होता है। संस्कृति एक सीखा हुआ व्यवहार होती है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होती रहती है, ये पास होती रहती है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। वर्तमान पीढ़ी ने अपने पूर्वजों तथा स्वयं के प्रयासों से जो अनुभव व व्यवहार सीखा है वही संस्कृति होता है। जो वर्तमान पीढ़ी है उसने अपने पूर्वजों से या खुद के प्रयासों से जो भी अनुभव सीखा है, जो भी व्यवहार सीखा है, वही क्या होता है, संस्कृति होता है। बोथ संस्कृत एंड संस्कृति आर derived from the word संस्कार। The word culture is used for this in English, which is derived from the Latin word cult or cultus, which literally means to develop or to refine. In simple words, culture is the repository of ideas, customs, music, art or philosophy of a society. Culture is a learned behavior that is passed from one generation to next. The experience and behavior that the present generation has learned from its ancestors and its own effort is culture। आइए अब हम समझते हैं भौतिक और अभौतिक संस्कृति क्या है और इनमें अंतर क्या है। भौतिक तथा अभौतिक संस्कृति क्या है, सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं और फिर इनके अंतर को जानेंगे। अमेरिकी समाजशास्त्री ऑकबर्न ने संस्कृति को भौतिक और अभौतिक दो भागों में बांटा है। उनके इस वर्गीकरण को अन्य वैज्ञानिकों ने भी स्वीकार किया। सबसे पहले बात करते हैं भौतिक संस्कृति। देखिए, भौतिक संस्कृति के अंतर्गत मानव द्वारा निर्मित सभी भौतिक और मूर्त वस्तुओं को सम्मिलित किया जाता है। मूर्त वस्तुएं उनको कहते हैं जो दिखती हो, जिनको टच किया जा सके, जिनको छुआ जा सके, जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं और इंद्रियों के द्वारा जिनका आभास कर सकते हैं। भौतिक संस्कृति में हम घड़ी, पेन, पंखा, मोटर, मशीन, औजार, वस्त्र, वाद्य यंत्र, रेल, जहाज, वायुयान, टेलीफोन आदि अनेक वस्तुओं को गिन सकते हैं, इनको शामिल कर सकते हैं इसमें। भौतिक संस्कृति के सभी तत्वों को गिनना सरल नहीं है, क्योंकि सरल और आदिम समाजों की अपेक्षा, जो पुराने समाज थे उनकी अपेक्षा आधुनिक समाज में इनकी संख्या बहुत ज्यादा, जो अब का समाज है उनमें इन सब चीजों की संख्या बहुत ज्यादा, और इसी प्रकार से पुरानी पीढ़ी की अपेक्षा नई पीढ़ी के पास भौतिक संस्कृति बहुत अधिक है, बहुत ज्यादा। अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट ऑकबर्न हैज डिवाइडेड कल्चर इनटू two parts, material and non-material, and this classification of his has also been accepted by other sociologists. And first we talk about material culture. Material culture includes all the physical and tangible things created by humans which we can see, touch and perceive through senses. In material culture we can count many things like watch, pen, fan, motor, machine, tools, clothes, musical instruments, railway, ship, aeroplane, telephone, etc. It is not easy to enumerate all the elements of material culture because their number is more in complex and modern societies than in simple and primitive societies. Similarly, the new generation has more material culture than the old generation. मनुष्यों ने अपनी आवश्यकताओं के कारण अनेक आविष्कारों को जन्म दिया है और ये आविष्कार हमारी संस्कृति के भौतिक तत्व माने जाते हैं। इस प्रकार भौतिक संस्कृति उन आविष्कारों का नाम है जिनको मनुष्य ने अपनी आवश्यकताओं के कारण जन्म दिया है, और भौतिक संस्कृति मानव जीवन के बाह्य रूप से संबंधित है, एक्सटर्नल रूप से संबंधित है। भौतिक संस्कृति को ही सभ्यता भी कहा जाता है। अभौतिक संस्कृति क्या है? देखिए, अभौतिक संस्कृति के अंतर्गत उन सभी सामाजिक तथ्यों को सम्मिलित किया जाता है जो अमूर्त हैं, जिनको छुआ नहीं जा सकता, देखा नहीं जा सकता, अर्थात जिनका कोई मापतोल, आकार या रंग रूप नहीं है, इंद्रियों के द्वारा जिनका स्पर्श नहीं होता, बल्कि जिन्हें हम केवल महसूस कर सकते हैं, और वे हमारे विचारों और कार्यों में ही निहित हैं। Humans have given birth to many inventions due to their needs. These inventions are considered material elements of our culture. Thus, material culture is the name of those inventions that man has given birth to due to his needs. Material culture is related to the external form of human life. Material culture itself is called civilization. Now we talk about
intangible culture, or we can say non-material culture. All those social facts are included under non-material culture, which are abstract, which have no measurement, weight, shape and color, which cannot be touched by the senses but which we can only feel. They are contained in our thoughts and actions. आइए अब हम भौतिक तथा अभौतिक संस्कृति में अंतर जानते हैं। हम मटेरियल और नॉन मटेरियल कल्चर में अंतर को समझते हैं जो इस प्रश्न में पूछा गया है। अभौतिक जो संस्कृति होती है वो अमूर्त होती है, इंटेंजिबल होती है, जबकि जो भौतिक संस्कृति होती है वो मूर्त होती है, वो टेंजिबल होती है। अमूर्त का मतलब जिसको स्पर्श नहीं किया जा सकता, देखा नहीं जा सकता, छुआ नहीं जा सकता, और टेंजिबल वो होता है जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, सेंसेस से महसूस कर सकते हैं। नंबर 2, अभौतिक संस्कृति भौतिक संस्कृति की अपेक्षा धीमी गति से परिवर्तित होती है। नॉन मटेरियल कल्चर चेंजेस स्लोअर देन मटेरियल कल्चर, अतः वह भौतिक संस्कृति की अपेक्षा स्थिर होती है। हेंस इट इज मोर स्टेबल देन मटेरियल कल्चर। जो अभौतिक संस्कृति की जो गति होती है ना, वो बस भौतिक संस्कृति की अपेक्षा धीमी होती है। इस बात को अभी हम आगे उदाहरण से भी समझेंगे। इसके अलावा अभौतिक संस्कृति का संबंध मानव के आंतरिक जीवन से है, जबकि भौतिक संस्कृति का संबंध मानव के बाह्य जीवन से है। जो नॉन मटेरियल का कल्चर है इज रिलेटेड टू द इंटरनल लाइफ ऑफ ह्यूमंस, वेयरएज मटेरियल कल्चर इज रिलेटेड टू एक्सटर्नल लाइफ। अभी हमने ये बात दूसरे पॉइंट में भी समझी थी कि अभौतिक संस्कृति में वृद्धि धीमी गति से होती है, जबकि भौतिक संस्कृति में तीव्र गति से। अब उदाहरण के लिए पिछले 150 वर्षों में कितने ही भौतिक आविष्कार हुए, कितने ही प्रकार की नई मशीनें और नई वस्तुएं बन गई, जबकि हमारे विचार, प्रथाएं और लोक रीतियां जो हैं आदि में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है, और यदि परिवर्तन हुआ भी तो बहुत बड़े स्तर पर नहीं हुआ है। ग्रोथ इन नॉन मटेरियल कल्चर इज स्लो व्हाइल ग्रोथ इन मटेरियल कल्चर इज फास्ट। फॉर एग्जांपल, इन द लास्ट 150 years many material inventions have been made, many types of new machines and new things have been made, while there has been no significant change in our thoughts, customs and public traditions। इसका जो ये वापस से customs लिखा हुआ है इसको public traditions कर लीजिएगा। अगला पॉइंट है, भौतिक संस्कृति सरल होती है जबकि जो अभौतिक संस्कृति है वो जटिल होती है। मटेरियल कल्चर इज सिंपल whereas the nature of material culture is complex। अगला पॉइंट है, भौतिक संस्कृति के मूर्त होने से उसका सरलता से मापन किया जा सकता है। Since material culture is tangible, it can be easily measured, क्योंकि इसको छुआ जा सकता है, देखा जा सकता है, इसको मेजर किया जा सकता है। जबकि जो अभौतिक संस्कृति अमूर्त होती है और इस वजह से उसका मापतोल नहीं किया जा सकता, whereas नॉन मटेरियल कल्चर बीइंग इंटेंजिबल कैन नॉट बी मेजर्ड। तो ये थे भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति में अंतर। आइए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, जनमत का अर्थ स्पष्ट कीजिए, एक्सप्लेन द पब्लिक ओपिनियन। और ये मैं आपको अच्छी प्रकार से इससे पहले ही प्रश्न आया था, जनमत के अभिगम वहां समझा चुका हूं, लेकिन आप चाहो तो एक बार फिर से देख सकते हो, परंतु मैंने ये पहले वहां पर बहुत अच्छी प्रकार से डिस्कस कर दिया। देखिए, जनमत दो शब्दों से मिलकर बना होता है, जन और मत। जहां जन का मतलब होता है जनता, मत का मतलब होता है विचार। अतः सामान्य अर्थ में जनमत का अर्थ जनता के विचारों से है, किंतु इतना कहने मात्र से जनमत का वास्तविक अर्थ स्पष्ट नहीं होता। वास्तव में जनमत का मतलब मनुष्य के उन सामूहिक विचारों से होता है, उन सब मिले जुले विचारों से होता है जो वे सार्वजनिक समस्या पर व्यक्त करते हैं, जो वे सभी की समस्याओं पर व्यक्त करते हैं। जनमत का अर्थ यह नहीं है कि देश की सारी जनता किसी एक विषय पर सहमत हो। इसी प्रकार बहुसंख्यकों के मत को भी जनमत की संज्ञा नहीं दी जा सकती। इस प्रकार जनमत के लिए न तो सर्वसम्मति और न ही बहुमत को आधार माना जा सकता है। हम जनमत को कैसे परिभाषित करें फिर? जनमत उसे कहते हैं जो विवेक से, स्वार्थ रहित बुद्धि, बिना स्वार्थ वाली बुद्धि से और व्यवस्थित तथा ठीक ढंग के विचारों पर आधारित हो, जिसका लक्ष्य किसी जाति या वर्ग विशेष का हित न होकर पूरे के पूरे समाज का हित हो। और यह बात भी ध्यान देने के लायक है कि जनमत किसी व्यक्ति विशेष के विचारों से नहीं बनता, भले ही वह समाज का कोई सम्मानीय व्यक्ति क्यों न हो। जनमत कोई पर्सनल मत भी नहीं होता, कोई पर्सनल विचार भी नहीं होता। यह समाज के किसी विशेषज्ञ का मत भी नहीं होता, भले ही उसकी प्रबुद्धता लोग, भले ही वो बहुत ज्यादा फेमस हो। विलोबी तथा रोजर्स के अनुसार जनमत उन व्यक्तियों के विचारों का परिणाम होता है जो सामान्य हित से संबंधित समस्याओं पर निर्णय देते हैं। और डॉक्टर बेनी प्रसाद के अनुसार जो मत लोक कल्याण की भावना से प्रेरित होता है उसे लोकमत या लोकमत को जनमत भी कहा जाता है, उसे जनमत कहते हैं जो लोक कल्याण की भावना से प्रेरित। अकॉर्डिंग टू विलोबी एंड रोजर्स, पब्लिक ओपिनियन इज द रिजल्ट ऑफ द व्यूज ऑफ दोस पीपल हु गिव डिसीजंस ऑन प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द जनरल इंटरेस्ट। एंड अकॉर्डिंग टू डॉक्टर बेनी प्रसाद, द ओपिनियन व्हिच इज इंस्पायर्ड बाय द फीलिंग ऑफ पब्लिक वेलफेयर इज कॉल्ड द पब्लिक ओपिनियन। अब जो जनमत के तत्व हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं, एलिमेंट्स ऑफ पब्लिक ओपिनियन। सबसे पहले कि जनमत में जो है वो सार्वजनिक हित की भावना होती है, सेंस ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट होता है। जनमत किसी व्यक्ति के लिए नहीं होता, जनमत सर्वजन के लिए होता है, सभी के लिए होता है, पब्लिक के लिए होता है। इसके अलावा जनमत स्थायी मत होता है, पब्लिक ओपिनियन इज अ परमानेंट ओपिनियन, ये परमानेंट ओपिनियन होती है। इसके अलावा जनमत जो है वो एक व्यापक सहमति होता है, देयर इज अ वाइड स्प्रेड कंसेंसस इन पब्लिक ओपिनियन। पब्लिक ओपिनियन में व्यापक सहमति ली जाती है, एक वाइड स्प्रेड कंसेंसस होता है। और जनमत हमेशा राज्य के कार्यों से ही संबंधित नहीं होता, पब्लिक ओपिनियन इज नॉट ऑलवेज रिलेटेड टू द एक्शंस ऑफ द कंट्री और स्टेट। और इसके अलावा लोकतंत्र में जनमत को बढ़ावा मिलता है, जहां लोकतंत्र होता है वहां जनमत को भी बढ़ावा मिलता है। पब्लिक ओपिनियन इज प्रमोटेड इन डेमोक्रेसी। मैंने इस प्रश्न में आपको बहुत ज्यादा इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं ये पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, मैंने एक बार फिर से आपको बता दिया। तो इस प्रकार मैंने इन 3 पार्ट में आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए हैं। यदि आवश्यकता पड़ेगी तो मैं आगे के पार्ट भी कराऊंगा, लेकिन अब उससे पहले हम सोशियोलॉजी के इंडियन सोसाइटी इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। थैंक यू सो मच क्लास देखने के लिए। यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में बता सकते हैं।